Hello students, I am Dr. Namita Kishore from Department of Psychology, DAV PG College सिवान। आज मैं आपको थिंकिंग एंड इमेजिनेशन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे चिंतन तथा कल्पना के नाम से जाना जाता है। चिंतन तथा कल्पना दोनों ही उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं हैं। कल्पना को परिभाषित करते हुए रेबर 1985 ने कहा है, गत अनुभूतियों की यादों और गत प्रतिमाओं को पुनर्गठित कर एक नई संरचना करने की प्रक्रिया को कल्पना कहा जाता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्पना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पूर्व अनुभूति के आधार पर व्यक्ति कुछ नए विचारों का निर्माण करता है। यह निर्माण क्रिएटिव भी हो सकता है या दूसरों से अनुकृत या नकल किया हुआ भी हो सकता है। जब व्यक्ति अपनी ओर से किसी नए विचार की रचना करता है तो इस तरह की कल्पना को सृजनात्मक कल्पना कहा जाता है। और जब व्यक्ति ऐसे विचारों को सामने प्रस्तुत करता है जिसे वह वास्तव में दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त किए हुए होता है तो इस तरह की कल्पना को अनुकृत कल्पना कहा जाता है। चिंतन भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने गत अनुभूतियों का सहारा लेता है। इस बिंदु पर चिंतन तथा कल्पना दोनों ही प्रक्रियाएं समान हैं। इस समानता के बावजूद भी चिंतन तथा कल्पना दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे से निम्नांकित अर्थों में भिन्न हैं, जिन्हें मैं अलग अलग पॉइंट्स के रूप में बताना चाहूँगी ताकि आपके लिए समझना और इसे याद करना दोनों ही आसान हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है, चिंतन की प्रक्रिया गोल डायरेक्टेड होती है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसके समाधान के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं और चिंतन करना शुरू कर देते हैं। चिंतन के समय व्यक्ति का सारा प्रयास एक निश्चित गोल यानी उस समस्या के समाधान की ओर होता है, जबकि कल्पना में ऐसी बातें नहीं होती हैं। कल्पना करते समय हमारे सामने कोई निश्चित या अनिश्चित समस्या नहीं होती है। फलस्वरूप हमारा प्रयास किसी खास समस्या या लक्ष्य की ओर नहीं होता है। कल्पना करते समय व्यक्ति भिन्न भिन्न वस्तुओं एवं घटनाओं से संबंधित विचार अपने मन में रैंडमली या यादृच्छिक रूप से लाता है। सेकेंड पॉइंट है, चिंतन में खासकर यथार्थवादी चिंतन में तर्क होता है, परंतु कल्पना में सही अर्थ में कोई तर्क नहीं होता है। चिंतन करते समय व्यक्ति किसी विषय या घटना के पक्ष या विपक्ष में तर्क करता है, परंतु कल्पना में ऐसी बात नहीं होती है। कल्पना में कभी एक वस्तु से संबंधित प्रतिमाएं या पूर्व अनुभूतियां मन में आती हैं तो कभी दूसरे वस्तु से संबंधित प्रतिमाएं या पूर्व अनुभूतियां मन में आती हैं। इसमें कोई क्रमबद्धता तथा तर्क सम्मिलित नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, प्रायः चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। हालांकि कुछ चिंतन का संबंध वास्तविकता से ना होकर काल्पनिक वस्तुओं से भी होता है, परंतु ऐसा कम होता है। ज़्यादातर चिंतन का संबंध वास्तविकता से ही होता है, जबकि कल्पना का संबंध वास्तविक चीज़ों, वस्तुओं एवं घटनाओं से कम तथा अवास्तविक चीज़ों या वस्तुओं से अधिक होता है। फोर्थ पॉइंट है, चिंतन में प्रयत्न तथा त्रुटि की प्रक्रिया होती है, यानी ट्रायल एंड एरर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिंतन के सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है। कल्पना में प्रयत्न तथा त्रुटि की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से नहीं होता है।
5th पॉइंट है, चिंतन में स्पष्ट रूप से कोई न कोई समस्या होती है। यानी सच्चाई यह है कि किसी समस्या के उत्पन्न होने पर ही चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अतः चिंतन की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से एक निश्चित समस्या उपस्थित होती है, परंतु कल्पना के साथ ऐसी बात नहीं होती है। कल्पना का संबंध किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना से नहीं होता है। हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हमारे सामने कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी हम कुछ न कुछ कल्पना करते रहते हैं। अतः उपयुक्त विवरण से निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि कल्पना तथा चिंतन में अनेक समानताओं के होने के बावजूद भी कई अंतर पाए जाते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न करते हैं। That's all. Thank you.